वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 22 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। नगेंदा बसु खों खों करके खांस रहे हैं। श्री ठाकुर जी बोले, खांसी होती है क्या, दवा दवा नहीं खाते हैं? नगेंदा बोले, खा तो रहा हूँ पर कम नहीं हो रहा है। जाड़े भर मेरे साथ ऐसी गड़बड़ी लगी ही रहती है। श्री ठाकुर जी बोले, खूब अच्छी तरह तेल मालिश करेंगे, मधु भी खाएंगे। बासक छाल एक तरह का पौधा का रस यदि मधु के साथ मिलाकर खाएं तो अच्छा है। रोज नियमित रूप से खाएंगे। भोजन करने के समय भी मधु खाएंगे, यह बराबर खाते रहेंगे। मधु खाना खूब अच्छा है। रे प्यारे, कार्तिक बोस की किताब या नादकारणी की इंडियन मैटेरिया मेडिका नगेंदा को पढ़कर सुना दो कि उसमें क्या गुण है। नगेंदा बोले, आपसे सुन चुका, यही पर्याप्त है, अब किताब की आवश्यकता नहीं। श्री ठाकुर विस्मित होकर बोले, यह क्या कहते हैं? मैंने कहा है इसीलिए किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह कैसी बात है? किताब देखने की बात भी तो मैं कर रहा हूँ। जो कुछ भी समझे वह थ्रुली पूर्ण रूप से समझेंगे। मधु क्यों अच्छा होता है, वह किस किस अवस्था में कार्यकारी है, नया ताज़ा मधु में क्या क्या गुण है, पुराना में क्या गुण है, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, इन सारी बातों की जानकारी तो हो ही जाएगी ना। अलस अंदाजी ज्ञान अच्छा नहीं होता है। अनुसंधित होकर किसी चीज़ को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, तभी तो उस ज्ञान के बल पर दूसरों का उपकार कर सकेंगे। आप एक अध्यापक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे अभ्यास में खासकर आपको खूब दक्ष बनकर रहना चाहिए। मुख से लाख बातें भी कहेंगे, उसका कोई मूल्य नहीं होगा जब तक आप उन लोगों में ऐसा अभ्यास मूर्त नहीं करते, जब तक आप सदभ्यास को आयत नहीं करते एवं वह स्वभावगत नहीं होता, तब तक आप दूसरों में उसकी नींव नहीं डाल सकेंगे। छात्रों की शिक्षक के प्रति कुछ न कुछ श्रद्धा रहती ही है, तथा ऐसी श्रद्धा के कारण शिक्षकों के चरित्र की छाप छात्रों के चरित्र पर अज्ञात रूप से पड़ती है। इसलिए शिक्षक को खूब सावधानी से चलना चाहिए। सिर्फ वर्ग में सावधान रहने पर काम चलने को नहीं है, वरन सर्वदा सावधान रहकर चलना चाहिए। हिसाब करके चलना चाहिए। सोचना चाहिए, मैं ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहा हूँ जिसका अनुसरण या अनुकरण कर मेरा कोई छात्र क्षतिग्रस्त हो सकता है। उदाहरण स्वरूप, आप साहित्य पढ़ाने के समय उदारता, दान, ध्यान के विषय में खूब लंबी लंबी बातें करते हैं। आपकी ऐसी बातें सुनकर छात्र और छात्राएं खूब अनुप्राणित होते हैं, पर ठीक 1 घंटा के बाद आपको वे देखते हैं, आप रास्ते में खड़े होकर ईसदा के साथ एक ट्यूशन के लिए लड़ झगड़ रहे हैं। छात्रों ने आपसे छिपकर उस दृश्य को देखा, जिसके फलस्वरूप आपकी बातें जो वर्ग में उनमें एक संवेग सृष्टि कर चुकी थीं, आपके रास्ते के उस आचरण ने उस पर पानी फेर दिया। उसकी श्रद्धा और संवेग जो उसे महान बना सकता था, उस पर आपने कुठाराघात किया। इसके बाद आपसे जब भी कोई बात सुनेगा तो वह सोच बैठेगा, ये बातें लोगों को धोखा देने के लिए हैं, करने के लिए नहीं। आपकी कपटता एवं आपके मनमुख और आचरण में ऐसा फर्क उसे ऐसी प्रेरणा देंगे। समझा न? यह कितनी बड़ी बात है। खूब सावधान। और मैं सिर्फ यह आपको ही नहीं कहता हूँ, बल्कि ऋत्विकों के साथ यह अधिक लागू है। माता पिता के साथ भी यही बात है। ऐसे बहुत कम ही लोग मिलेंगे जिन्हें कोई श्रद्धा नहीं करता। इसलिए परिवेश की ओर देखकर भी प्रत्येक को सुनियंत्रित आचरण से चलना चाहिए। इसी बीच प्यारीदा किताब लेकर पहुंचे और मधु के गुण तथा अवगुण के विषय में सुनाने लगे। बातचीत के सिलसिले में नगेंदा ने कहा, अब जो आदत बन चुकी है उसे इस उम्र में सुधारना कठिन है। मालूम पड़ता है यह जीवन इसी तरह कट जाएगा। अब एक प्रकार का जीवन काट चुका हूँ। श्री ठाकुर दृप्त भंगिमा में बोले, एक झांकीते मोड़ फिरिए अभ्यास व्यवहार प्रत्येर। और क्या है केष्टोदा? केष्टोदा बोले, आदर्श ते आवाज चले वर्धने हो अढेर ढेर। अर्थात
एक ही ठोकर में अभ्यास, व्यवहार एवं विश्वास के मोड़ को घुमाकर आदर्श की ओर अबाध गति से चलो और खूब आगे बढ़ो। श्री ठाकुर जी बोले, यही बात है। आप चाहें तो एक क्षण में सकल बदल दे सकते हैं। उल्लसित भंगिमा में बोले, यदि देह झाड़कर खड़े हो जाएं तो आपको कौन रोक सकता है। रमणीते ना ही साथ रण जय गाओ रे, यानी किसी अप्सरा की भी शक्ति नहीं। विजय का गान गाओ, किस बात की परवाह है। कुकर्म किया है तो किया है। इस बार उस चीज को जड़ मूल से निकाल फेंकेंगे। निकालने का अर्थ है उस पथ पर नहीं चलेंगे जिस पथ पर इष्ट को न सुख सुविधा होती है और न संतोष ही। और जीवन बिताने की जो बातें कर रहे हैं, जीवन बिताना आसान नहीं है। अभी और भी कितने दिन बचेंगे। मैं यह चाहता हूं कि आप निरोग दीर्घायु होकर बचते बढ़ते रहें, पर यह याद रखें, आपका जीवन यहीं शेष नहीं हो जाएगा। जो लेकर जाएंगे वही लेकर आना होगा। जिस रास्ते पर चलना चाहिए उसी रास्ते पर चलना होगा। समय है, पथ पर चलें। अभी सामने पथ दिखाने वाला व्यक्ति है। आप यदि चाहें तो आपका हाथ पकड़कर आगे ले चलने के लिए भी प्रस्तुत है। हर दिन ऐसा सुयोग नहीं मिलेगा। परम पिता की मर्जी से अच्छी हवा चल रही है, अभी ही पाल उठा लें। यह कहते हुए नगेंदा की ओर देखकर मधुर मुस्कान में बोले, भाग्य अच्छा है। माथा हिलाकर बोले, ही। नगेंदा बोले, सब समझता हूं, किंतु करने का संवेग नहीं है। श्री ठाकुर जी बोले, अपने बच्चे को जिस तरह प्रेम करते हैं, मुझे भी यदि अपने लड़के के समान सोचें तो काम बना हुआ है। पर जीवन को नहीं समझते। पर आपके लड़के का जीवन तो प्रत्यक्ष है, उसमें तो आप जीवित रहेंगे। अपने आचरण से उसे एवं उसके पारिपार्श्विक को जितना उन्नत कर सकेंगे, उतना ही अपने लड़के एवं पौत्र के जरिए अपने आप को उपभोग कर सकेंगे। इस बार श्री ठाकुर शौचालय के लिए उठे। सभी प्रणाम करके चले गए। पुत्रहारा जननी चुपचाप बैठी हैं। श्री ठाकुर की बातें सुनकर वह कुछ स्थिर हुई हैं। श्री ठाकुर ने अमर भाई को बुलाकर कहा, माँ को गेस्ट हाउस लेते जाओ। देखना किसी तरह की तकलीफ जिसमें ना हो। खाने एवं ठहरने की व्यवस्था कर दोगे। यहाँ कितने पागल हैं, कोई उसे तंग न करे। कितनी व्यथा लेकर आई है। उक्त माँ बोली, अब मैं कहीं न जाऊंगी बाबा, मुझे खाने पीने की जरूरत नहीं। आपको देखकर ही मेरा मन ठंडा हो गया है। मेरी इच्छा है कि मैं आपके निकट ही रहूं। श्री ठाकुर जी बोले, यह मैंने माना, पर तुम हाथ मुख धोकर तो आओगी। मैं भी जाता हूं। यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो रहोगी और बड़ी बहू के यहाँ प्रसाद पाओगी। माँ बोली, बाढ़ माँ प्रसाद देंगी तो खाना ही होगा, किंतु बाबा मुझे अब एक दाना भी मुंह में देने की इच्छा नहीं है। श्री ठाकुर जी वे लोग बोले, देखो मेरे लिए तुम्हें बचना ही होगा। न खाओगी तो बचोगी कैसे। जितने दिन बचोगी अपने साध्यानुसार इष्ट और सुनीति की बातें सबों से करोगी। तुम्हारी ऐसी बुद्धि रहनी चाहिए ताकि तुम्हारे पड़ोस में से कोई भी अज्ञता के कारण तुम्हारी तरह संतान की अकाल मृत्यु से व्यथा न पाए। माँ ने सम्मति प्रकट की। उनकी आंखों में अश्रु डबडबा गए। आलोचना प्रसंग भाग 2 के पेज संख्या 170 से 173 तक। जय गुरु।